गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स बाय अमन सर में। बच्चों, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअल में बच्चों, जो बच्चे मेरे से पर्सनल ट्यूशन लेते हैं या मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उनको मैं चैप्टर सबसे पहले पढ़ाता हूं। आप खुद एक बेसिक सी बात सोचिए, सबसे पहले इकोनॉमी में पैसा आया, इसके बाद इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है बैंकिंग, फिर बैंक खुले, उसके बाद ही तो नेशनल इनकम आई, यानी कि जो इन्होंने फर्स्ट यूनिट दी हुई है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, एक्चुअल में वो बाद में होनी चाहिए। जो एक्चुअल में एजुकेटेड टीचर होगा वो आपको पहले मनी ही पढ़ाएगा। हम जान लेते हैं बच्चों मनी क्या होता है। देखो बच्चों, मनी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसके बदले में मुझे, यानी जिसके एक्सचेंज में मुझे कोई गुड्स या सर्विस मिलता है। जरूरी नहीं है जो हम नोट चलाते हैं जिसमें गांधी जी छपे हुए हैं, जो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए या 2000 रुपए का नोट जो हमारे पास है वही मनी है। मैं मार्केट के अंदर गया बच्चों और मैंने जाकर मार्केट में एक प्लेट छोले भटूरे खाए। अगर मैं उस छोले भटूरे वाले को गोल्ड चेन दूंगा, क्या वो उस गोल्ड चेन को लेने से मना कर देगा? हो सकता है वो उसका दाम कम लगाए, लेकिन वो कभी लेने से मना नहीं करेगा। ऐसे तो बच्चों गोल्ड भी मनी हुआ, लेकिन एक्चुअल में मनी जो हमारी बताई गई है, यहाँ पर बताई गई है कि कोई भी चीज जिसके एक्सचेंज में हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज पा लेते हैं, यानी हमें मिल जाते हैं, वो मनी है। देखो बच्चों, बेसिकली जो मनी का कॉन्सेप्ट आया है ना, हमें मनी इकोनॉमी पर लाने वाला ब्रिटिश रूल है, यानी अंग्रेजों ने हमें पहली बार पेपर करेंसी दिखाई थी। उससे पहले हमारे देशों में बेसिकली राजा महाराजाओं का शासन होता था। बच्चों आपको पता ही होगा, बेसिकली हमारे हर स्टेट का अलग राजा होता था। जैसे पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी, ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स के अलग अलग राजा थे, और हर राजा के स्टेट में बेसिकली सोना चांदी या फिर उनकी अपनी मुद्राएं चला करती थी जो सोना चांदी की होती थी। उससे पहले बच्चों, जब ये मुद्राएं भी नहीं थी, उससे पहले लोग नॉर्मल ट्रेड करने के लिए एक दूसरे से सामान एक दूसरे को दिया करते थे और एक दूसरे से सामान लिया करते थे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास गेहूं है और मुझे चावल बाय करने हैं, मुझे राइस बाय करने हैं, तो मैं मनन के पास जाता हूं। मैं मनन से बोलता हूं कि आप मेरे को 5 किलो राइस दे दो। मनन कहेगा सर आप मेरे को गेहूं दे दो और मेरे से चावल ले लो। इससे बच्चों ये हमें पता लगता है कि यहां पर सामान के बदले सामान लिया या दिया जाता है। इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज। अब बार्टर एक्सचेंज ही सबसे पहले बताता है, मनी बताने से पहले बताता है कि मनी का इतिहास क्या है, मनी में पहले क्या था। मनी से पहले भी तो कुछ चीज चलती होगी, मनी से पहले भी लोग बिजनेस करते होंगे। तो बेसिकली मनी से पहले आता था बच्चों बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। बेसिकली बार्टर एक्सचेंज के अंदर गुड्स के बदले गुड्स लिए जाते हैं या दिए जाते हैं। कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री, कोई भी देश जहां पर सामान के बदले सामान लिया या दिया जाता है, यानी कि डायरेक्ट बार्टर करा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे बार्टर इकोनॉमी बोला जाता है। आई होप मेरे बच्चों को इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। बच्चों इस चैप्टर में जितना जितना मार्क करा रहा हूं उतना उतना आप लर्न कर लीजिएगा। चलो जी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सो बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेसिकली बार्टर एक्सचेंज में लिमिटेशंस क्या आती हैं। बच्चों, हम जब भी किसी चीज को छोड़ते हैं ना, हम किसी चीज को इसलिए ही छोड़ते हैं क्योंकि हमें उस चीज में बहुत सारी कमियां पता लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, हमारे जब मैं छोटा था उस टाइम पे बच्चों आपको पता होगा कीपैड वाले फोन चला करते थे, जिसमें छोटी सी डिस्प्ले होती थी और नंबर्स होते थे 1 2 3 4 5 स्टार 0 हैश। तो बच्चों हम लोगों ने ना उन फोनों को छोड़ दिया। रीजन बीइंग, हमारी इकोनॉमी के अंदर नए फोन्स आ गए, स्मार्टफोन्स। अब स्मार्टफोन्स हमने क्यों अडॉप्ट करा और बटन वाले फोन को क्यों छोड़ दिया? बच्चों अब आपको पता होगा इंडिया के अंदर आईटी इंडस्ट्री आई थी और नॉर्मली सारे लोग बेसिकली ऑफिस वर्क बेसिकली कंप्यूटर से करा करते थे। जब कंप्यूटर से सारे काम होते थे तो लोग कंप्यूटर में मूवी देख लिया करते थे या टीवी में मूवी देख लिया करते थे। गाने सुनने के लिए लोगों को बेसिकली टीवी चलाना पड़ता था या अलग से एफएम रेडियो खरीदना पड़ता था। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हम बहुत सारी चीजों में करा करते थे, ये एक स्मार्टफोन के अंदर ही आ गई। दैट्स वाई हमने क्या करा, हम क्या करते थे, बटन वाले फोन में ना तो मूवी देख सकते, ना कोई ऑफिस का काम कर सकते, सिर्फ उससे कॉल मिला सकते हैं और कॉल पिक कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली बटन वाले फोन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हमने उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, हमने इसलिए उसका एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ लिया जिसके अंदर वो सारी एडवांटेजेस हो। सेम एज इट इज बच्चों, बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी, वो कमियां मनी ने पूरी करी, इसलिए हमने मनी को अडॉप्ट कर लिया और बार्टर सिस्टम को छोड़ दिया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि बार्टर एक्सचेंज के अंदर या बार्टर सिस्टम के अंदर क्या क्या कमियां थी। सबसे पहली बच्चों जो कमी थी वो थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। इसका मतलब है बच्चों, अगर आपको बार्टर सिस्टम के अंदर एक्सचेंज करनी है तो आपकी सामने वाली पार्टी, फॉर एग्जांपल मैं एक पार्टी अमन और दूसरी पार्टी है मनन। अगर मैं मनन के पास जाता हूं और मैं बोलता हूं बेटा आप मेरे को 1 केजी एप्पल दे दो, तो मनन मुझे बोलेगा सर मैं आपको 1 केजी एप्पल तो दे दूंगा, लेकिन मेरे को बदले में आपसे 1 केजी बनाना चाहिए, लेकिन मेरे पास बनाना नहीं है, मेरे पास तो भाई व्हीट है, मेरे पास गेहूं है।
तो अब मैं उसके लिए बनाना कहां से लाऊं? तो हमारे बीच में एक्सचेंज हो पाएगी? नहीं हो पाएगी बच्चों। एक्चुअल में बार्टर एक्सचेंज के अंदर एक्सचेंज तभी पॉसिबल थी जब दोनों साइड, यानी मनन के पास भी वो चीजें जो मुझे चाहिए और मेरे पास भी वो चीजें जो मनन को चाहिए, यानी कि दोनों की वांट का कोइंसिडेंट होना चाहिए था बच्चों, और ये मिलना बहुत ही मुश्किल टास्क था। दैट्स व्हाई ये कहता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स, यानी कि दोनों आदमी एक दूसरे से सामान एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो और दोनों के पास एक दूसरे की जरूरत का सामान हो। फॉर एग्जाम्पल, ए कैन एक्सचेंज गुड्स विद बी ओनली व्हेन ए हैज व्हाट बी वांट एंड बी हैज व्हाट ए वांट्स। बेसिकली वही बात जो मैंने आपको बताई है बच्चों, और ये कोइंसिडेंट मिलना, हाउएवर सच डबल कोइंसिडेंट इज वेरी रेयर, और ये बेसिकली कोइंसिडेंट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अगला बेसिकली बच्चों लिमिटेशन थी लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बच्चों हम बात करते हैं चलो बार्टर इकोनॉमी की। मनन के पास बेसिकली 2 फरारी है और मेरे पास 2 काव है। अब मनन मेरे पास आता है कि सर मेरे को ना अपनी एक काव दे दो। मैं कहता हूं बेटा एक काम करो, आप 10 फरारी लेके आ जाओ। मनन कहता सर ये कैसी बात कर रहे हो, एक गाय के बदले 10 फरारी मांग रहे हो। मैं कहता बेटा फरारी की तो मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है, फरारी तो तेल भी मांगती है, फरारी को क्लीन भी करना पड़ता है। मेरी गाय कोई तेल नहीं डालना पड़ता, खुद जंगल में जाके घास खा लेती है, दूध भी देती है। इनफैक्ट अगर मैं बैलगाड़ी में जोड़ दूं मेरे को फ्री में घुमा के भी लाती है। काव के तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। लैम्बोर्गिनी का क्या बेनिफिट है, फरारी का क्या बेनिफिट है, ये बताओ मेरे को। फरारी के कंपैरिजन में काव के तो 50 बेनिफिट है। तो मनन कहता सर आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या ये एक्सचेंज सही है बच्चों? नहीं, ये एक्सचेंज सही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास किसी भी चीज को मेजर करने का कोई सही मेथड नहीं था, कोई सही यूनिट या मेजर नहीं था। ये भी एक बहुत बड़ी बार्टर एक्सचेंज में प्रॉब्लम थी। बेसिकली आप पढ़ लेते हैं कि लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है। इन द बार्टर सिस्टम ऑल कमोडिटीज आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू। हमको तो ये पता ही है कि हर चीज की सेम कीमत नहीं होती। एंड देयर इज नो कॉमन मेजर यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच एक्सचेंज रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड। कहता है बार्टर सिस्टम में ऐसा कोई तरीका ही नहीं था जिससे हम ये पता लगा सके इस चीज की कीमत दूसरी चीज की कीमत के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है या कम है। हम हमेशा क्या करते थे, बेसिकली एक्सचेंज तब करते थे जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती थी। अगर मुझे किसी चीज की ज्यादा जरूरत है, मुझे गेहूं की ज्यादा जरूरत है, तो मैं अपने चावल जितने मर्जी दे दूंगा गेहूं खरीदने के लिए, क्योंकि उस टाइम बेसिकली मजबूरी पे ट्रेड हुआ करती थी। ऐसा नहीं होता था कि भाई मेरे पास तो वो चीज है ही जो दूसरे को चाहिए। वहां पर जिसकी मजबूरी है उसको ज्यादा पे करना पड़ता था, क्योंकि बेसिकली कोई भी कॉमन मेजर नहीं था वैल्यू को मेजर करने के लिए। बच्चों अब है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब होता है उधार, यानी कि उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता था कि हम अपने उधार को चुका पाए। खुद सोचो बच्चों, अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं, मैं बार्टर एक्सचेंज के टाइम की बात करूं, मैंने मनन से 10 किलो चावल ले लिए बच्चों, ठीक है। अब जो मनन ने मेरे को चावल दिए वो बहुत बढ़िया क्वालिटी के राइस दिए। अब मैं 1 साल बाद मनन को वही 10 किलो चावल वापस करने के लिए गया और मनन ने बोल दिया सर ये तो सेम क्वालिटी के राइस ही नहीं है, ये तो छोटा वाला चावल है, बेसिकली टोटा चावल है, और आपने मेरे से बड़ा वाला बिरयानी वाला राइस लिया था। तो बेसिकली अगर मैं मनन को वापसी करने जाऊंगा वो मेरे से सामान वापसी लेने से ही मना कर देगा और फ्यूचर में ही मुझे कभी उधार नहीं देगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो मैं चीज वापस करने गया हूं उसकी कीमत अब गिर गई हो। भैया अब तो चावल की खेती देश में बहुत अच्छी हो रही है। पहले चावल मिलता था 10 रुपए किलो, अब चावल की कीमत हो गई 2 रुपए किलो। मनन कह रहा सर मेरा तो बड़ा घाटा है, पहले मैंने आपको जो चावल दिए थे 10 किलो चावल दिए थे, 10 रुपए का 1 किलो था, 100 रुपए के चावल दिए थे। अब जो आप मुझे चावल दे रहे हो वो 2 रुपए का 1 किलो है, 10 रुपए के आप 20 रुपए के आप चावल दे रहे हो मुझे। तो मैं कहता हूं बेटा बात तो तेरी सही है। तो ऐसे में ना डेफर्ड पेमेंट करना असंभव था। बार्टर सिस्टम में लोग एक दूसरे को उधार ही नहीं दिया करते थे। अगर सोचो उधार नहीं होता क्या मुकेश अंबानी होता? मुकेश अंबानी, गौतम अदानी जो इतना इतना बैंकों से उधार ले रहे हैं बच्चों, ये बिजनेसमैन होते ही नहीं। तो अगर अभी तक बार्टर सिस्टम चल रहा होता तो बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं होते, हमारी इतनी अच्छी बेसिकली इकोनॉमी नहीं होती। तो ये लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी एक मेजर कमी थी बार्टर एक्सचेंज में। देखो अंडर बार्टर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। कहता है बार्टर सिस्टम के अंदर फ्यूचर पेमेंट करना असंभव था और क्रेडिट यानी उधार से जुड़ी ट्रांजैक्शन तो हो ही नहीं पाती थी। क्यों? द बोरोवर मे नॉट बी एबल टू अरेंज द गुड्स ऑफ एग्जैक्ट सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। भैया जिस क्वालिटी के मैंने चावल उधार दिए थे, क्या पता वापसी करते टाइम में उस क्वालिटी के चावल ही ना ला पाऊं। There may be a conflict regarding the specific commodities used for repayment। भैया मेरे को मनन ने चावल दिए थे, लेकिन मनन अब उधार का वापसी चावल के तौर पे नहीं लेना चाहता, हमारे में लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है।
द कॉमोडिटी टू बी रिपेड में लूज और गेन इट्स वैल्यू, यानी कि जो चीज मैं वापस कर रहा हूं, हो सकता है वो महंगी हो गई हो। अगर महंगी हो गई हो तो मैं क्यों वापस करूंगा उसे, मेरा तो घाटा है, मेरे को ज्यादा देनी पड़ेगी। भैया पहले 1 किलो चावल आते थे 10 रुपए के, अब 1 किलो चावल आ रहे हैं 25 रुपए के। उसने चावल दिए मेरे को 100 रुपए के, अब मेरे को चावल दे रहे हैं बच्चों कितने के, 25 रुपए 1 किलो, तो बहुत ज्यादा पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है ना। तो यहां पर बेसिकली डेफर्ड पेमेंट होना बहुत ही मुश्किल था। बच्चों अगला पॉइंट है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में आप वेल्थ को फ्यूचर के लिए स्टोर भी नहीं कर सकते। अब ध्यान से सोचो बच्चों मेरी बात, गेहूं चावल और चीनी, चाहे कोई भी कॉमोडिटी हो, कोई भी सामान हो जिसको हम कंज्यूम करते हैं, इनकी एक स्पेसिफिक लाइफ होती है मेरे बच्चों। जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, इनकी लाइफ खत्म हो जाती है, ये खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। आपने देखा होगा गेहूं में एक टाइम बाद कीड़े लग जाते हैं, चावल एक टाइम बाद स्मेली हो जाता है। तो बेसिकली अगर मैं कहता हूं मनन के फादर की पढ़ाई के लिए, फ्यूचर के लिए पैसे जोड़ने हैं, तो क्या वो बार्टर एक्सचेंज में पैसे जोड़ पाएंगे? बच्चों कभी भी नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि वो जो भी पैसा जोड़ेंगे वो 5 से 6 महीने बाद वो चीज खराब हो जाएगी, जो भी कमोडिटी वो जोड़ेंगे। तो उस टाइम पे स्टोर करना बहुत ही मुश्किल था। आज के टाइम पे आपको पता ही है, बैंक अकाउंट है, हमारे पास तिजोरी है, 2000 का नोट आप आज रख लो कहीं पर संभाल कर, 10 साल बाद भी एज इट इज ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पिंक कलर से ब्लू कलर का हो जाएगा, सेम ही मिलेगा आपको। तो ये हो जाता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू के अंदर। अंडर बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ। बहुत ही मुश्किल था कि लोग पैसे को सेव कर पाए। मोस्ट ऑफ द गुड्स लाइक व्हीट, राइस, वेजिटेबल डू नॉट पोसेस ड्यूरेबिलिटी। इनके अंदर ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, इनकी लाइफ नहीं होती। देयर क्वालिटी डिटेरोइड्स विद पैसेज ऑफ टाइम। इनकी क्वालिटी गिर जाती है समय के बीतने के साथ। स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों। अगर पहले मुझे 1 कुंटल गेहूं सेव करना है अपने बच्चे की फ्यूचर के लिए, जिसकी की कीमत बेसिकली 50,000 रुपए, तो बच्चों 1 कुंटल गेहूं के लिए मुझे एक बड़ा गोडाउन चाहिए होगा, मुझे काफी मजदूर चाहिए होंगे जो उनको उठा के एक रूम में या एक स्पेसिफिक गोडाउन में रखे। तो सोचो कितनी मेहनत थी पहले सेव करने में, सेविंग करने में। राइट नाउ बच्चों कुछ नहीं है, आपको 50,000 रुपए 2 मिनट में अपने बैंक अकाउंट 2 मिनट में 50,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा कराओ और उसको फिक्स डिपॉजिट करा दो, वो सेव हो जाते हैं फ्यूचर के लिए। तो बेसिकली यही सारी कमियां थी बार्टर एक्सचेंज के अंदर, जिस वजह से हमने बार्टर एक्सचेंज को छोड़कर मनी को अडॉप्ट कर लिया। यही सारे बेनिफिट बच्चों यानी एडवांटेजेस हैं मनी के। चलो हम मनी के एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। सो बच्चों अब हम आ जाते हैं बेसिकली मनी के एडवांटेजेस पर या फिर मनी की डेफिनेशन पर। ये कहता है डेफिनेशन ऑफ मनी में, मनी इज एनीथिंग। मनी हर वो चीज है जो कि परफॉर्म कर रही है ये 4 फंक्शन, यानी कि जिसमें ये 4 क्वालिटीज है, वही पैसा है, वही मनी है। पहली चीज वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो। बच्चों मनी को आज आप मार्केट में 2000 का नोट लेकर निकल जाओ, जो कि अब बंद होने वाला है सितंबर में, या फिर आप 500 का नोट लेकर निकल जाओ, कोई भी आपको लेने से मना नहीं करेगा, क्योंकि मनी को हर कोई लेना चाहता है। मनी से आप कुछ भी बाय कर सकते हो इकोनॉमी में, इसलिए मनी बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी में एक क्वालिटी है जो कि बार्टर सिस्टम में डिसएडवांटेज था, वो यहाँ पर क्वालिटी है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मींस दैट इट कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी मनी को आप इस्तेमाल कर सकते हो पेमेंट्स करने के लिए, हर ट्रांजैक्शन के लिए। मेजर ऑफ वैल्यू, बच्चों वहां पर हम क्या करते थे, किसी भी चीज की वैल्यू नहीं मेजर कर सकते थे। मनी के अंदर ये पॉसिबल है कि आप मेजर कर सकते हो वैल्यू। मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मींस दैट मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। बिल्कुल इजी बात है, यानी कि मनी में आप किसी भी चीज की कीमत एक्सप्रेस कर सकते हो। स्टोर ऑफ वैल्यू बच्चों मनी बेसिकली पेपर फॉर्म में होती है। आप 1 करोड़ रुपया भी इजीली अपनी अलमीरा में सेव कर सकते हो। 5 लाख रुपए तो आप अपनी जेब में रख के ले जा सकते हो। अभी अगस्त चल रहा है, 2-2 हजार रुपए के नोट आराम से आ जाते हैं बच्चों मेरी बात। तो मनी को स्टोर करना बहुत ही ईजी है और ये एडवांटेज भी है मनी का। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। यानी कि मनी के अंदर ये पावर है कि भैया मनी को हम स्टोर कर सकते हैं और उसे भविष्य में कभी यूज भी कर सकते हैं, उसकी कीमत नहीं गिरने वाली। बच्चों इसके बाद आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। हम मनी को उधार देने या लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई मुझे 500 रुपए का नोट उधार देता है तो ऐसा नहीं है 2 महीने बाद 500 के नोट का कलर चेंज हो जाएगा, मैं उसे सेम ही 500 का नोट वापस देने वाला हूं। तो मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मींस दैट मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की तरह यूज करा सकता है, जो कि हम फ्यूचर में किसी को वापस भी कर सकते हैं। अब बच्चों मनी की डेफिनेशन में ये चारों के चारों उसके फंक्शन यानी कि बेसिकली एडवांटेज आ जाते हैं। मनी कुछ भी चीज हो सकती है जो कि जनरली एक्सेप्टेड हो, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, जिससे किसी चीज की वैल्यू मेजर करी जा सकती हो, जिसको स्टोर करा जा सकता हो और जिसको स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की तरह यूज करा जा सकता हो। यानी कि मनी की डेफिनेशन में उसके चारों पॉइंट ही आ जाते हैं।
अब बच्चों हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, यानी कि लीगली हमारी इकोनॉमी में कैसी कैसी मनी पाई जाती है। बच्चों देखो, मनी बहुत तरीके की पाई जाती है। अगर कोई इंसान मुझे चेक देता है तो क्या चेक को मैं एक्सेप्ट करने से मना कर दूंगा? क्या मैं चेक को बैंक में डालूंगा मुझे पैसा नहीं मिलेगा? तो चेक भी एक टाइप की मनी है। कुछ मुझे कॉइन्स देते हैं तो कॉइन्स भी एक टाइप की मनी है। कुछ लोग मुझे नोट्स देते हैं तो वो भी एक टाइप की मनी है। हम मनी जान लेते हैं बेसिकली होती क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम आते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर लीगल टेंडर मनी। मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेट और अदर ऑब्लिगेशन इज टर्म्स एज लीगल टेंडर मनी। यानी कि लीगल टेंडर मनी वो मनी है जिसका इस्तेमाल कर कर आप किसी का भी उधार चुका सकते हो या फिर जिसकी फॉर्म में आप किसी से भी उधार ले सकते हो। अब दो तरीके की मनी होती है बच्चों, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। देखो, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या है? इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट अप टू अ सर्टेन लिमिट। बेसिकली लिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब है वो पैसा जिसको आप एक स्पेसिफिक अमाउंट तक ही पे कर सकते हो किसी को उधार चुकाने के लिए, बेसिकली किसी सामान खरीदने के लिए। एग्जांपल, एज पर द कॉइनेज एक्ट, कॉइन शैल बी लीगली टेंडर इन केस ऑफ कॉइन एनी डिनोमिनेशन नॉट लोअर देन द 1 रुपी फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपए। यानी कि बच्चों, अगर मैं किसी भी दुकानदार के पास सामान खरीदने के लिए जाता हूं तो मैं उसे 1000 रुपए तक सिक्कों की फॉर्म में दे सकता हूं। भैया चाहे मैंने 1000 रुपए का सामान लिया, मैं 1-1 रुपए के सिक्के पोटले में भर के ले जाऊं और उसके सर में मारू जाके कि भैया ये लो मुझे सामान दे दो, वो मुझे सामान देने से मना नहीं कर सकता बच्चों। रीजन बीइंग क्या है? अकॉर्डिंग टू कॉइनेज एक्ट 1000 रुपए तक हर पर्सन को एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे कॉइन्स की फॉर्म में। ये लिमिटेड है, 1000 से ज्यादा नहीं। देखो, लिमिटेड लीगल है ये, यानी लिमिटेड है, 1000 से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं होगा, लिमिटेड। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, it refers to that form of legal tender money which can be paid in discharge of debt of any amount। बच्चों इसके अंदर सारे पेपर नोट आ सकते हैं भैया, 10 रुपए के, चाहे 200 रुपए के, चाहे 500 रुपए के नोट में आप किसी को 10 लाख रुपए दो, 10 करोड़ रुपए दो, उस आदमी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि मनी तो इकोनॉमी में चल ही रही है। इसके बाद आता है बच्चों नॉन लीगल टेंडर मनी, यानी कि जो लीगल टेंडर मनी नहीं है आप उसे अपनी शर्तों पर एक्सेप्ट कर लीजिए। देखो जी, it refers to that form of money which is generally accepted but legally one is not bound to accept। यानी कि ये लीगली गवर्नमेंट ने नहीं दी आपको चलाने के लिए, आप बाउंड नहीं हो इसे एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप इसे लेना चाहते हो, इसे आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। देखो बच्चों, इसके अंदर चेक आ जाता है। भैया चेक आपसे गवर्नमेंट तो नहीं करी ना कि आप चेक लो, आपकी इच्छा है, आप चेक लेना चाहते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं लेना चाहते तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बच्चों ये लीगल है, ये लीगली सही नहीं है कि गवर्नमेंट या फिर किसी पर्सन को आप बाउंड कर सको। गवर्नमेंट आपको बाउंड कर रही है कि आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। चेक्स के ऊपर है, ये आपकी विश के ऊपर है, आप ले लीजिए, अपने बैंक में डाला लीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। देखो बच्चों, आगे हमारा है बैंक मनी। बैंक मनी रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। यानी कि बैंक की मनी वो मनी होती है जो भी पैसा कमर्शियल बैंकों के पास जमा होने के लिए आता है। बच्चों, इकोनॉमी में दो तरीके के बैंक होते हैं। एक हमारा होता है आरबीआई जो कि नोट छापता है, उसे सेंट्रल बैंक बोलते हैं। उसके अलावा जितने भी बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे ही कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंकों के पास जो भी पैसा जमा होने के लिए आता है वो बैंकों की मनी कहलाता है बच्चों, जो कि बैंक के पास मनी है। अब बच्चों देखो, हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी सप्लाई। देखो बच्चों, मनी सप्लाई का मतलब होता है कि एक देश में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना पैसा अवेलेबल है। अगर मेरी सरकार, हमारे देश की सरकार ये जानना चाहे कि हमारे देश में लोगों के पास कितना पैसा है, तो वो कैसे पता लगाएगी? देखो बच्चों, मनी सप्लाई के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम। बेसिकली टोटल वॉल्यूम या क्वांटिटी है मनी की जो कि लोगों के पास है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज द मनी यूजिंग सेक्टर, इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म्स। यानी कि बेसिकली मनी सप्लाई के अंदर सिर्फ लोगों के पास जो पैसा या लोगों का जो पैसा बैंकों के पास है वही आता है। लोगों से जुड़ा पैसा आएगा और किसी का पैसा नहीं आएगा। इसके अलावा होता है बच्चों, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है जिसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नाप सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मनी सप्लाई को। ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बच्चों, अब मैं कंपोनेंट ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, जो इसके फॉर्मूलाज हैं आपको ये दिख रहे होंगे, ये सारे एक ब्लैंक पेज पर कराने जा रहा हूं, ठीक है, जिससे आपके मनी सप्लाई के सारे बेसिकली फॉर्मूलाज M1, M2, M3, M4 क्लियर हो जाएंगे। देखो जी, हम जान लेते हैं। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई।
अब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होते हैं बच्चों, जान लेते हैं। यानी ऐसे मेथड जिनसे हम मनी सप्लाई को, यानी कि ये पता लगा सकते हैं कि एक देश में कितना पैसा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर है। बच्चों जब हम आजाद हुए थे, यानी कि जब हम बेसिकली हमारे देश को आजादी मिली थी, उस टाइम पे M1 मेजर आया था मनी सप्लाई का। बेसिकली M1 मेजर के अकॉर्डिंग अगर हमें ये पता लगाना है हमारे देश में कितना पैसा है, तो हमें 3 चीजें जोड़नी है। पहला जोड़ना है बच्चों करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, यानी कि बेसिकली जो पैसा हमारे देश में लोगों की जेबों में है, यानी जितनी भी करेंसी यानी कि नोट और सिक्के लोगों के पास है, उनके जेब में है, उनके घर में है, उनकी तिजोरी में, वो सब जोड़ लो। इसके बाद जितना पैसा लोगों ने घरों में रखने की जगह बैंकों में जमा करा दिया है, डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जो भी पैसा लोगों ने बेसिकली कहां पर जमा करा दिया बच्चों, बैंकों में जमा करा दिया, इसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। देखो बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी हम लोग पैसा कमर्शियल बैंकों में यानी SBI PNB में जमा कराते हैं, वो उस पैसे का कुछ पार्ट RBI को दे देते हैं। वो एक्चुअल में है तो आम जनता का पैसा। भैया मेरी सैलरी थी 50,000, मैंने 50,000 रुपए से 25,000 रुपए अपने घर के खर्च के रख लिए और 25,000 रुपए जाके बैंक में जमा करा दिए ताकि सेविंग हो गई। अब ये बैंक के पास पैसा है, बैंक इसमें से कुछ पैसे अपने फादर यानी RBI के पास जमा करा देता है, और वो भी हमारी मनी सप्लाई का पार्ट होता है। इसे बोलते हैं अदर डिपॉजिट्स विद RBI। देखो बच्चों अब आया आजादी के कुछ समय बाद M1 के बाद M2 मेजर। भाई गवर्नमेंट को लगा कि लोग ना बैंकों में पैसा नहीं जमा कराते, किसी भी तरीके से लोगों से जो उनकी सेविंग है वो उनके घर में रखने की बजाय अपने पास लानी है, ताकि मैं उसे इकोनॉमी में दोबारा एज अ लोन देकर इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखूं, इकोनॉमी को सुचारू बनाए रखूं, इकोनॉमी में काम कर सकूं। तो भाई लोगों को एक ऐसा लालच दिया जाए कि वो भैया आके मेरे पास पैसा जमा कराएं। तो गवर्नमेंट ने बोला M1 मेजर था उसको तो पूरे को चलने दो, यानी M1 के तीनों एलिमेंट करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट RBI तो ठीक ही है। साथ में बेसिकली गवर्नमेंट ने खोल दिया सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, यानी कि गवर्नमेंट ने साथ में खोल दिए पोस्ट ऑफिसेस। अब मेरे बच्चे पूछेंगे सर ये पोस्ट ऑफिस होता क्या है। देखो मेरे बच्चे ध्यान से बात सुनना, पहले के टाइम पे ना बच्चों स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, लोगों के पास बेसिकली व्हाट्सएप यूट्यूब नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम पे लोग क्या करा करते थे, पोस्ट ऑफिस में जाकर एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते थे। चिट्ठी लिखी, भैया मैंने किसी को शादी में बुलाना है, 15 दिन पहले चिट्ठी लिख दी, किसी 12 तारीख को शादी है, आप सबको आना है। तो लोगों को ना पोस्ट ऑफिस में जाने की बहुत ज्यादा कॉमन आदत थी। अब इन्होंने क्या करा, पोस्ट ऑफिस में एक ऑफिसर बिठा दिया, वो लोगों से बोलता था अगर आपको पैसे जमा कराने हैं तो मेरे पास जमा करा दीजिए, मैं आपको एक पासबुक दे दूंगा और जब भी आपको निकालने हैं आप यहां से निकाल सकते हैं। अब भैया लोगों को पोस्ट ऑफिस पसंद आने लगा और इकोनॉमी में पोस्ट ऑफिस रन करने लगा। इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई गवर्नमेंट नोट छाप के देती थी वो गवर्नमेंट के पास वापस आने लगा डिपॉजिट्स के तौर पर, ताकि गवर्नमेंट उनको दोबारा इकोनॉमी में उधार दे सके। तो पोस्ट ऑफिस बेसिकली गवर्नमेंट के सक्सेसफुल हो गए। अब भैया गवर्नमेंट के दिमाग में फिर एक आइडिया आया, क्यों ना मैं एक काम करूं, भैया मैंने कमर्शियल बैंक भी खोले हुए हैं, मैंने पोस्ट ऑफिस भी खोले हुए हैं। M1 के अंदर कमर्शियल बैंक ऑलरेडी आते हैं और मैंने पोस्ट ऑफिस भी खोला हुआ है। भाई मेरा तो डबल खर्चा हो रहा है, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, क्यों ना मैं एक दिमाग लगाऊं कि ये जो पोस्ट ऑफिस को बंद कर दूं, ये जो पोस्ट ऑफिस बंद कर दूं और M1 के साथ ना लोगों को एक लालच दे दूं। बच्चों M3 के अंदर गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया, क्यों ना मैं एक काम करूं, ये पोस्ट ऑफिस बंद कर दूं। भैया पोस्ट ऑफिस बंद इसलिए कर दूं क्योंकि कमर्शियल बैंक तो खोलने में खर्चा हो ही रहा है, वहां पर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भर्ती करने पड़ रहे हैं, उसके लिए भी प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी पड़ रही है, प्लस पोस्ट ऑफिस के लिए भी पैसा खर्चना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भैया हम क्यों ना एक काम करें, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस को बंद कर दो और गवर्नमेंट को और लोगों को कमर्शियल बैंक के अंदर ही एक फायदा दे दो, एक ऐसी बेनिफिट दे दो कि भैया लोग उसमें पैसा जमा कराना स्टार्ट कर दे। इन्होंने लालच दिया टाइम डिपॉजिट। बेसिकली बच्चों टाइम डिपॉजिट क्या होती है मैं आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। आपने सुना होगा बच्चों एफडीज। बेसिकली उस टाइम पर, पुराने टाइम पे गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली थी बहुत सारी कि आप 5 साल तक हर महीने 10,000 रुपए हमारे पास जमा कराओ और 5 साल बाद आपको 8 लाख रुपए मिलेंगे। अगर देखा जाए तो 1 साल के अंदर 12 महीने
1,20,000 रुपए हो गए। 5 साल में उस बंदे के कितने बन रहे हैं? 6 लाख रुपए। लेकिन गवर्नमेंट उसे 7 लाख रुपए वापस देगी, 1 लाख का बेनिफिट देगी। गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को बैंक में पैसा जमा कराने की आदत हो जाए, इसलिए उसने बेसिकली पोस्ट ऑफिस को बंद कर दिया और पोस्ट ऑफिस की जगह इन्होंने क्या करा, फिक्स डिपॉजिट दे दी कि भैया फिक्स डिपॉजिट का ऑफर दे दो लोगों को। बच्चों M3 मेजर भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों को ये डर लगता था कि भाई मैं बैंक में अगर पैसा जमा करा दूंगा तो बाद में निकालते टाइम मेरे साइन मैच हुए नहीं। भैया उन्होंने बोल दिया लंच टाइम में कल आना, तो मुझे तो आज जरूरत है, क्योंकि उस टाइम पे बैंक एम्प्लॉयज गवर्नमेंट होते थे और वो लोगों को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे भैया कि मतलब ये लगा लो कि बैंक के एम्प्लॉयज उनके घर जमाई बन के गए हैं। लंच टाइम है, उसके बाद आना, पर्ची सही नहीं भरी, साइन मैच नहीं कर रहे। भैया अपने इंसान को अपना पैसा निकालने के लिए भी कोनी तक हाथ जोड़ने पड़ते थे बच्चों। तो इसीलिए गवर्नमेंट को लगा भाई ये बैंक वाला सिस्टम तो सही नहीं है, तो गवर्नमेंट ने M4 में क्या करा बच्चों, देखना M4 में M3 पूरा ले लिया, यानी कि M1 के अंदर करेंसी एंड कॉइंस विद पब्लिक भी आ गया भैया, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट RBI भी आ गया और टाइम डिपॉजिट भी रहने ही दी, M3 पूरा। प्लस यहां पर सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट बैंक दोबारा खोल दी। और जो M4 मेजर है बच्चों यही आज 2023 में यूज होता है। आज के टाइम पे आप देख लोगे लोग अपने पास करेंसी एंड कॉइंस भी रखते हैं, बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, जो बैंकों में पैसा जमा है वो RBI के पास भी जमा होता है और इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस भी खुले हुए हैं। अगर आपको पोस्ट ऑफिस के बारे में नहीं पता तो अपने नियर बाय आप पता करना, एक ना एक पोस्ट ऑफिस जरूर होगा जिसमें लोगों का बैंक अकाउंट भी होगा, लोग पैसे भी डालते होंगे, यानी पोस्ट ऑफिस अकाउंट भी होगा, बैंक अकाउंट नहीं। चलो बच्चों अब हमारा थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, हम थोड़ा सा इन पॉइंट्स की थोड़ी थोड़ी बेसिकली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इनको डिफाइन कर लेते हैं, हमारा चैप्टर एंड पे है। देखो बच्चों जैसे कि हमने कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई में M1 मेजर पढ़ा था, तो उसके अंदर आया था करेंसी विद पब्लिक, यानी करेंसी एंड कॉइंस विद पब्लिक। इट कंसिस्ट पेपर नोट्स, इसके अंदर सारे कागज के नोट आ जाते हैं और कॉइंस आ जाते हैं। इट इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल असेट्स, भैया ये सबसे लिक्विड है। इसके अंदर डिनोमिनेशन में जितने भी चाहे 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए का जो कॉइन्स है वो सारे कॉइन्स आ जाते हैं और पेपर नोट भी आ जाते हैं 2000, 500, 200, 100 रुपए के। बच्चों करेंसी मनी को हम फिएट मनी भी बोलते हैं। अब बच्चों आप मेरी बात एक ध्यान से सुनना, यानी कि करेंसी एंड कॉइंस विद पब्लिक में हर तरीके का सिक्का और हर तरीके का नोट आ जाता है। बच्चों अब मेरी बात एक और सुनना, इट इज टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी, ये लीगल टेंडर मनी भी जैसे हमने पीछे पढ़ा था, क्योंकि इसको कोई लेने से मना नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि सिक्कों को हम लिमिटेड लीगल टेंडर मनी बोलते हैं और नोट को अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। अगला होता है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। भैया हम बैंकों के अंदर बहुत तरीके से पैसा जमा कराते हैं। इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट और बैंक मनी और पब्लिक विद कमर्शियल बैंक ऑफ द पब्लिक विद कमर्शियल बैंक, यानी कि वो पैसा जो आम जनता ने कमर्शियल बैंकों में जमा कराया है वो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स में आ जाता है। अब बेसिकली बच्चों आपको याद होगा हम बैंकों में बहुत तरीके से पैसा जमा कराते हैं, हम फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, हम करंट अकाउंट डिपॉजिट कराते हैं, हम सेविंग अकाउंट डिपॉजिट कराते हैं, बिजनेसमैन कराते हैं फिक्स डिपॉजिट और बच्चों सेविंग अकाउंट डिपॉजिट कराते हैं हम जैसे हाउस होल्ड। देखो इसके अंदर ये कहता है कि डिमांड डिपॉजिट बैंक्स में ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर इंक्लूडेड, सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट ही आता है। इट मस्ट बी नोटेड दैट डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन ऑन द नेट बेसिस, इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूडेड। भैया कभी कभी एक बैंक दूसरे बैंक को भी पैसा दे देता है, उसमें भी पैसा जमा करा देता है, सिर्फ लोगों का जमा कराया गया पैसा ही आता है, इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस नहीं आती बच्चों। टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड, बच्चों इसके अंदर टर्म डिपॉजिट नहीं आती। While calculated M1 measurement of money supply, only demand deposit are considered as a part of money supply। यहाँ पर टर्म डिपॉजिट नहीं आती है मेरे बच्चों। डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट ही आता है, फिक्स डिपॉजिट नहीं आती, वो अलग से बाद में स्कीम दी गई थी, वो अभी आया है कुछ टाइम पहले बच्चों। देखो बच्चों अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहां पर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई दे रखा है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के अंदर हमने M1 मेजर पढ़ लिया और M1 मेजर का फॉर्मूला ये मैंने आपको बता दिया। M2 मेजर के अंदर M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस आ जाता है बच्चों। M3 मेजर के अंदर फिर दोबारा बैंकों ने पोस्ट ऑफिस बंद कर नेट टाइम डिपॉजिट ले आए थे और M4 मेजर के अंदर M3 के साथ दोबारा पोस्ट ऑफिस खुल जाते हैं। यहां पर बच्चों हमारे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई कंप्लीट हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां आ जाता है नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट पेज पर हमारा लास्ट टॉपिक है M1, M2, M3 के लिए जो भी ये थ्योरी दी है आप रीड कर लेना, बहुत ही इजी है मेरे बच्चों, इजीली समझ आ जाएगी। मैं आपको हाई पावर्ड मनी बता देता हूं कौन सी मनी होती है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
1 मार्कर में मैं 2-3 साल से देख रहा हूं, बोर्ड में तो मिल ही रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन। हाई पावर्ड मनी इज अ मनी प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट। इट कंसिस्ट 2 थिंग्स, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक और कैश रिजर्व विद बैंक। यानी कि जो एक्चुअल में हार्ड नोट है, जिसे हार्ड रुपया कहते हैं ना बच्चों, कहते हैं हार्ड पैसा, जिसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, यानी कि जो लोगों की जेब में पैसा है और जो बैंकों के पास रिजर्व पड़ा है लोगों का पैसा, यानी हार्ड कैश, वही हाई पावर्ड मनी के अंदर आता है। इसी को हाई पावर्ड मनी बोलते हैं बच्चों। इसमें 1 मार्कर की डेफिनेशन ही आती है। इसी के साथ मेरे बच्चों आपका मनी चैप्टर खत्म हो जाता है। बहुत ही इजी चैप्टर है, जितना जितना मैंने मार्क कराया उतना उतना लर्न कर लेना। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। वीडियोस को लाइक करते रहना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो बच्चे अच्छे टीचर अफोर्ड नहीं कर सकते उनके साथ शेयर कर दो ताकि सबका भला हो जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा भला हो जाए। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।